नमस्कार सभी को और बच्चों को बहुत सारा स्नेह। मैं संतोष तिवारी आज आ गया हूँ आपके बीच में। कल जो हमने मैसेज किया था या वीडियो डाली थी वो रिगार्डिंग थी कि क्या आप वाकई में क्लास 11th की मैथ्स पढ़ना चाहते हैं। नहीं, लेकिन शायद 10-15 लोग भी मुझसे कहते हैं, तब भी मैं पढ़ाता। लेकिन पहली बार बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स बच्चों ने दिया। कई बच्चों का फीडबैक आया, जैसे मैं अभी कमेंट में देख रहा था। किरण रावत, नितिन, पीयूष, दिव्यांशु प्रेती, सुरेश, माया गंगोला, नीलम जोशी, प्राची, कमल, बीस्ट करके कोई नाम था, मीनाक्षी, दिव्यांशी, फन ड्रिप, और पर्सनली मैसेज भी कई सारे आए कि सर आप पढ़ाइए और हम पढ़ना चाहते हैं। और कई बच्चे ऐसे थे जो अभी 11th में मैथ्स नहीं ले पा रहे हैं या बायो या किसी और सब्जेक्ट में हैं। उन बच्चों ने काफ़ी कहा था कि हम मिस करेंगे क्लास को। मैं कहता हूँ आप लोग भी पढ़िए, चाहे आपने बायो लिया है चाहे कुछ और भी लिया है, क्योंकि सब्जेक्ट सब काम के ही होते हैं। तो आज से शुरुआत करते हैं हमारा पहला चैप्टर सेट्स पढ़ने की। सेट्स पहला चैप्टर है समुच्चय। सबसे पहले बात करते हैं, अगर हम समुच्चय पढ़ने निकले हैं तो आखिर में सेट्स पढ़ क्यों रहे हैं। अगर हम किसी भी चीज़ का डेली लाइफ में क्या एग्जाम्पल है, क्यों यूज हो रहा है, और 11th क्लास में हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसको ना समझे तो आगे समझना बहुत व्यर्थ होगा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से करते हैं, आखिर में समुच्चय यानी सेट्स ये चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो सबसे पहले सेट्स पढ़ने का मुख्य कारण है हम गणित को यानी मैथ्स को एक सुव्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित तरीके से समझना चाहते हैं। ठीक, और गणित का मतलब मैं पहले से भी बताते हुए आया हूँ आपको। मैथ्स का मतलब है क्या आखिर में? मैथ्स जो आपकी लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ाता है, और सेट्स भी यही काम करता है। और ये जो ये आपका सेट्स चैप्टर है वो सिर्फ यही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आने वाले लगभग 4 से 5 चैप्टर में आपको इसका और यूज़ होता हुआ दिखेगा। सिर्फ यहीं यूज होता हुआ नहीं दिखेगा, मैं आपको बता दूं, लगभग आपके लाइफ में भी इन फ्यूचर अगर आप कोई जॉब का इंटरव्यू देते हैं या जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे कहूँ, 12th में कई बच्चे होंगे जो एनडीए का एग्ज़ाम देंगे, कई बच्चे होंगे जो एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे, कई बच्चे जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे होंगे, कई बच्चे जो होंगे सीयूईटी की तैयारी कर रहे होंगे, कई बच्चे जेडब्ल्यू के बेसिक में भी इसके सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि सबसे इम्पोर्टेंट रीजनिंग में तो लगभग हर किसी एग्ज़ाम में, हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको रीजनिंग से सवाल पूछते ही पूछते हैं, और वहाँ पे भी आपका सेट्स इस चैप्टर से आता है। तो इसलिए सेट्स यानी समुच्चय आपका पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। रही बात किस तरीके से यह चैप्टर, और यह चैप्टर कहना क्या चाहता है, एक रियल लाइफ प्रॉब्लम से मैं समझाना चाहता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए हम लोग खेलना पसंद करते हैं, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्रिकेट खेलने वाले, क्रिकेट क्रिकेट खेलने वाले बच्चे जो हैं, 20 बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्या, क्रिकेट खेलना। और फुटबॉल खेलने वाले बच्चे हैं करीब करीब हमारे बीच में 15 मान लो। और जिसको दोनों गेम पसंद है, मान लो वो 10 हैं। तो ये सेट्स के माध्यम से हम इन सभी बच्चों का सेट्स बना सकते हैं, क्रिकेट खेलने वाले, फुटबॉल खेलने वाले, और आखिर में दोनों गेम किसको पसंद है। इस तरीके से हम कहीं पे भी डेटा को सुव्यवस्थित तरीके से रखने में, अब आईटी में ही पढ़ते हैं, वहाँ पे भी हम डेटा को सुव्यवस्थित तरीके से रखते हैं। आप अपने मोबाइल फ़ोन में जैसे नंबर्स को सेव रखते हैं, वो भी एक सुव्यवस्थित डेटा के रूप में रखने की कोशिश करते हैं। पिक्चर्स का कलेक्शन रखते हैं, तो वो भी आप एक सेट्स यानी समुच्चय के रूप में रखने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेट्स को। आज हमारी इंट्रोडक्शन की क्लास होगी, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है सेट्स होता क्या है। सेट को हम कहेंगे कि अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। हिंदी में बोलेंगे जो आपके एग्जैक्ट किताब में लिखा हुआ है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को ही हम समुच्चय कहते हैं। जैसे हमने बोला, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को ही हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। अब वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है क्या आखिर में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कहें, जैसे मैंने कहा ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, यानी 10 से कम प्राकृतिक संख्या है।
अब ये संख्याओं के बारे में मैं बताऊंगा आपको, कहीं पर भी कुछ भी कन्फ्यूजन है आप पूछ सकते हैं। तो मैंने एक एग्जाम्पल कहा, जैसे 10 से कम प्राकृतिक संख्याओं की संख्या, या ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो जैसे हमने बोला ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ऑड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, यानी हम बनाएंगे तो क्या क्या होंगे नंबर, 1, 3, 5, 7, 9। वहीं पे हमने वॉवल से बोला, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों की संख्या, वॉवल से क्या क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अभी इनको किस तरीके से सेट्स में डिनोट करते हैं वो हम जानेंगे, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आप भारत में नदियों का समूह देख लो, कौन कौन सी रिवर हैं उसको बना सकते हैं। आपके सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टरों का कलेक्शन है जो आप पढ़ना चाहते हैं, उस कलेक्शन को आप सेट्स के रूप में बना सकते हैं। आप अपने नाम को सेट्स के रूप में डिनोट कर सकते हैं। बाकी ये तमाम तरीके की चीज़ें आप सेट्स में पढ़ सकते हैं और उसका कलेक्शन बना सकते हैं, और कलेक्शन आपका वेल डिफाइंड ही होना चाहिए। अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा तो हम उसे सेट नहीं कहेंगे। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मैंने कहा द कलेक्शन ऑफ बेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड। अब आप किसको बेस्ट कहेंगे, तो आप इसका सेट कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे वेल डिफाइंड वे नहीं होगा, क्योंकि आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे, क्योंकि जो बेस्ट है वर्ल्ड में वो वहाँ के इंसानों के द्वारा अपने अपने तरीके से परिभाषित है, तो उसको हम यूनिवर्सली नहीं कह सकते। तो इस तरीके को हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए डिफाइन करने के लिए वेल डिफाइंड कलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है। अब आपकी किताब में कुछ एक एग्जाम्पल दिए गए हैं जिनका गणित में बहुत ज़्यादा यूज होता है, यानी सेट्स में। आपका पहला है, जैसे एन लिखा हुआ है। एन से आखिर में आप क्या समझेंगे, एन है आपका प्राकृतिक संख्याओं का समूह, यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1, 2, 3 सो ऑन करते हुए सारी जो संख्याएं वो नेचुरल नंबर के अंदर ही आती हैं। उसके बाद इसने दे रखा है जेड। जेड को समझ जाते हैं। जेड है पूर्णांकों का समुच्चय, यानी सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, जो सारी संख्याएं आपकी नेगेटिव बी, पॉजिटिव बी, ये सब तुम्हारी क्या किस में आती हैं, इंटीजर्स में आती है। जैसे मैं एग्जांपल में लिख दूँ, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, ऐसे चलते हुए ये इनफाइनाइट तक जाएंगी। ये तुम्हारी किससे डिनोट की जाएंगी, सेट से पढ़ते वक्त, तो जेड से। उसके बाद क्यू है। क्यू यानी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आपको पता होगा, जो p/q के फॉर्म में जो भी नंबर लिखे जाते हैं, q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी जितने सारे नंबर हैं वो सारे q से डिनोट करेंगे आप। उसके बाद है आपका r। r है तुम्हारा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। r यानी वास्तविक संख्या, यानी रियल नंबर। रियल नंबर जो आपके रेशनल और इरेशनल दोनों होते हैं, ये सारे आपके रियल नंबर कहलाते हैं, यानी जितने नंबर आपके हैं वो रियल नंबर के अंदर आते हैं। उसके बाद आपका है जेड प्लस। अगर जेड प्लस आएगा तो उसका मतलब क्या है, अब जेड का मतलब तो हमने पढ़ लिया था पहले ऑलरेडी कि ये सारी संख्या है, लेकिन जेड प्लस का मतलब क्या है, जेड प्लस का मतलब है ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स। वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी 1, 2, 3 जो धनात्मक संख्या है। और उसके बाद आपका दे रखा है क्यू प्लस। क्यू हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था रेशनल नंबर, यानी वही रेशनल संख्या अगर धनात्मक होंगी तो उसको हम यू प्लस से डिनोट करेंगे। उसके बाद आर प्लस भी आपका पॉजिटिव रियल नंबर के लिए आर प्लस डिनोट होगा। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको मुख्यतः देखने को मिलेंगी सेट्स पढ़ते वक्त। एक बार सही तरीके से समझिएगा, फिर कोई सवाल होगा तो वो भी पूछिएगा ध्यान से। अब बात आती है किसी सेट को लिखने की मेथड है क्या क्या है। तो 2 मेथड्स मेनली हैं, एक है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म कहते हैं जिसको हम, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप, यानी सेट बिल्डर फॉर्म। इन दोनों मेथड्स को पढ़ते हैं सही तरीके से। लिखने में थोड़ा जल्दबाजी और थोड़ा राइटिंग में दिक्कत हो रही होगी तो आप ध्यान से देखेंगे और पूछेंगे मुझसे। और ज़्यादा वीडियो भी बड़ा नहीं करना है, तो इस टॉपिक को थोड़ा डीपली पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर हम नई वीडियो में नई क्लास में पढ़ेंगे। पहले आज इंट्रोडक्शन को सही तरीके से समझ लेते हैं। तो समुच्चय को निरूपित करने की विधियाँ मैं बता रहा था आपको। तो मेथड एक है रोस्टर, एक है सेट्स बिल्डर फॉर्म। अब सबसे पहले बात करते हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म की। इस मेथड में आखिर में किया जाता है, इस मेथड में आपकी जो वैल्यूज होंगी, जो भी आप
सेट बनाएंगे उसको कॉमा यानी इस तरीके के चिन्ह के द्वारा वैल्यू को सेपरेट किया जाएगा और इस तरीके की कर्ली ब्रेसेस से बंद किया जाएगा। एक एग्जांपल के तौर पे जो आपकी बुक में दे रखा है वही एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। इसमें दे रखा है कि 42 को डिवाइड करने वाली संख्या, नेचुरल नंबर जो क्या 42 को डिवाइड करेंगे। 42 को डिवाइड कौन कौन करता है? 1 करता है, 2 करता है, 3 करता है, उसके बाद 6 करता है, 7, हाँ 7 भी करता है, 14 करता है, 21 करता है और 42 करता है। तो इसको कैसे लिखेंगे? 1 सेपरेट कैसे करेंगे? कॉमा के थ्रू, ऐसे 3, 6, 7, 14, 21 और 42, और लिखेंगे कैसे? इस तरीके से। यह आपका रोस्टर मेथड में लिखना हो गया। उसके अलावा जैसे हमने पहले एग्जाम्पल पढ़ रखा था कि वॉवल्स का, स्वरों का, स्वर क्या क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। इसको भी कुछ इसी तरीके से हम बंद करेंगे। और भी कई सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं हम। जैसे हमने लिखा 1 से 10 तक नेचुरल नंबर क्या क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। या हमने लिखा 10 से नीचे इवन नंबर क्या क्या हुए? 2 4 6 8। इस तरीके से हम रोस्टर फॉर्म में डेटा को लिखेंगे। जैसे ये डेटा हमने लिखा किसका? 42 से डिवाइडेड कौन कौन सी संख्या है, ये हमने वॉवल्स का लिखा। ये हमने 1 से 10 तक के नेचुरल नंबर लिखे और ये हमने 10 से नीचे के इवन नंबर लिखे। तो इस तरीके से हम किसी भी सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। इसके बाद सेकंड आता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म यानी समुच्चय निर्माण विधि। अब इस विधि में हम किस तरीके से सेट को रखेंगे इसको देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल हमने दिया था कि 42 से डिवाइड होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो इसको लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे? देखिए, जैसे ए इक्वल टू लिखा हमने, ऐसे ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, अब देखिए जो एग्जाम्पल हमने पढ़ रखा था सेट बिल्डर फॉर्म में, जो हमने एग्जाम्पल ऊपर पढ़ रखा था रोस्टर फॉर्म में हमने लिखा था 1 2 3 6 7 14 21 42, क्योंकि ये 42 से डिवाइडेड संख्याएं थी। लेकिन उसी को हम अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एक्स इज नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42। या सेम अगर हम वॉवल्स की बात करें तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्स इज अ वॉवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। लेकिन अब बात आती है कि जो ये संख्याएं हैं इसको कहते क्या हैं? तो ज़रा ध्यान दीजिए, जैसे बी हमने डिनोट कर रखा है कि बी का मतलब क्या है? बी है आपका सेट का नेम, ध्यान रखेंगे। इसमें कई बार बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक। और इसके बाद आता है तुम्हारा ये जो इसको डिनोट किया है एक्स को, एक्स क्या है आपका? वेरिएबल। वो संख्याएं जो जो हो सकती हैं उसको डिनोट करेगा। अब इसमें भी कई बार बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है? जो ये संख्या दिख रही है इसको हम बोलते वक्त इसके बाद बोलेंगे सच दैट, ठीक हो गया। और उसके बाद एक बात ध्यान रखना, जो सेट का नेम है ये हमेशा कैपिटल लेटर में हम कोशिश करेंगे इसको कैपिटल लेटर में लिखने की, और जो वैल्यूज हैं वो स्मॉल लेटर में लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे इस वैल्यू को लिखा था AEIOU, इसके फॉर्म को हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे और जो सेट का नेम होगा उसको हम कैपिटल में लिखेंगे, इस बात का भी ध्यान देंगे। और उसके बाद आपका वेरिएबल हो गया ये जो संख्या है आपकी, और जो ये 2 बिंदु लगा रखे हैं इसको हम सच दैट करके पढ़ेंगे। और उसके बाद जो ये संख्या लिखी हुई आएगी एक्स इज अ वॉवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इसको हम कहेंगे स्टेटमेंट। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। एक बात इसमें और समझानी है आपको, जैसे कोई संख्या है, स्कूल, SCHOOL, अगर इसको लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे? तो हम इसको लिखने के लिए ध्यान रखना, वही सेट बनाया हमने ASCHOL। अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो मैंने SCHOL लिखा। आखिर में क्यों लिखा? क्योंकि 2 बार ओ है। तो एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर कोई संख्या रिपीट में हो रही है, 2 बार आ रही है, तो हम उसको एक ही बार लिखेंगे सेट्स में, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। जैसे एक शब्द और बताता हूँ मैं, जैसे एक शब्द है ATTACK, अटैक मान लेते हैं। अगर हम इसका भी सेट्स बनाते हैं तो ए आ गया आपका
टी आ गया, 2 बार है तो नहीं आएगा, ए आ गया हमारा, सी आ गया और के आ गया। यही 4 वर्ड आएंगे, जो रिपीटेड होंगे वो शब्द नहीं आएंगे, इतना ध्यान रखेंगे। तो आज की क्लास मुझे लगती है कि वाइंड अप करने का समय आ गया। आज हमने जो मेन चीज़ें पढ़ रखी थी, अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो हमने सेट्स के बारे में पढ़ रखा था कि सेट्स क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, जहाँ पे जैसे हमने ऑड नंबर के बारे में समझाया था आपको, वॉवल्स के बारे में बताया था, सेट्स का एग्जाम्पल क्या है डेली लाइफ में, और यहाँ पे कुछ एक संख्याएं जो तो आपकी किताब में दे रखी थी उनको समझाया, और इसके 2 मेन तरीके बताए कि हम सेट्स को कैसे लिख सकते हैं। एक था रोस्टर फॉर्म और टेबलर फॉर्म, एक था सेल्फ बिल्डर फॉर्म, यहाँ पे बताया हमने। और किस तरीके से हम अल्फ़ाबेट्स को लिखते हैं वो भी हमने बताया। ये हमारा बेसिक फॉर्म है सेट्स को समझने का। सेट, मुझे उम्मीद है कि आप सेट का कम से कम इंट्रोडक्शन पार्ट तो अच्छे से समझ गए होंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा या बहुत लंबी वीडियो बोरिंग हो जाती है, लेकिन हम 15 से 20 मिनट, 25 मिनट या आधा घंटा करीब करीब पढ़ सकते हैं डेली बेस पे। ठीक, तो कल हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। पहली एक्सरसाइज करेंगे और उसके क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात मैं फिर बार बार कह रहा हूँ आपको, कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट हो, आप पूछिए। हाँ, थोड़ा बहुत लिखने में पहली बार काफ़ी टाइम बाद पेन पकड़ के लिख रहा हूँ मैं भी, क्योंकि वरना चौक से ही पढ़ाना होता है बच्चों को ज़्यादातर। और थोड़ा राइटिंग भी अगर समझ में ना आ रहे हो तो वो भी बता दीजिएगा, कोशिश करूँगा सही बनाने की। लेकिन आदत है थोड़ी तेज़ लिखने की, तो थोड़ा सही से लिखा नहीं जाता है, और ऊपर से जल्दी से वीडियो बनानी है तो तेज़ी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसमें ही बता दीजिए। और मेरा भी पहला ही समय है तो थोड़ी बहुत कमियाँ मुझ में भी होंगी और शायद थोड़ा बेटर ना हो पा रहा हो, तो उसके लिए भी आप कमेंट करिए। अगर मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगा तो शायद लगता है कि और बेटर हो पाएगा मुझसे भी, और आप भी धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आप भी और बेटर होते जाएंगे। डेली का डेली बेस में हम पढ़ेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम डीपली पढ़ें, चीज़ों को डीपली समझें। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बताते रहिएगा फीडबैक और पढ़ते रहिएगा, पूछिएगा ज़रूर। ये क्लास आपके लिए है, क्योंकि जो मैं क्लास में आपको आउटपुट नहीं दे पा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वीडियोज के माध्यम से दूँ, और आपकी भी रेगुलरिटी बनी रहे, मेरी भी रेगुलरिटी बनी रहे। इसलिए क्लास का टाइम रोज़ का 5 बजे हमने फिक्स कर दिया है। कोशिश करेंगे कि हम डेली बेसिस पे आपको क्लास दें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।